तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडुसून में। तो और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एक्सप्लोरेशन के चैप्टर उस पूरी आपकी एक्सप्लोरेशन बुक के चैप्टर 1 के लेक्चर 2 में। तो हमने आपके लेक्चर 1 में क्लास 9th के इस लेक्चर 1 में हमने आपकी बुक की जो चैप्टर 1 है एक्सप्लोरेशन एंड सेकेंडरी साइंस वाला, उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब उसी इंट्रोडक्शन को और आगे चलते हुए उसके बारे में हम जो साइंटिफिक रीजनिंग है और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रियल वर्ल्ड सिमुलेशन वगैरह एप्लीकेशन है, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले हम रीकैप देखते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने अपनी जो मिडिल स्टेज साइंस और सेकेंडरी साइंस के बारे में पहचाना था कि कैसे आप किसी पैटर्न को, किसी ऑब्जर्वेशन को फॉलो करते हैं और एक नई नई बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। कैसे आप सोचते हैं कि ये पौधा, कि यहाँ पर पौधा का फर्मेंटेशन कैसा पौधा बढ़ रहा है, या फिर उसके बारे में पूरी पूरी इक्वेशन आपको लिख देते हैं। तो जो मिडिल स्टेज साइंस थी, जो सेकेंडरी साइंस थी, इन दोनों साइंस के बीच में हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंस बेसिकली पढ़ा था। कि जो हमारी कैसी थी मिडिल स्टेज साइंस में, हम जो बच्चा 8th 7th क्लास में था वो क्या सोचता था, क्या ऑब्जर्व करता था, बेसिक ऑब्जर्व, क्या पैटर्न ऑब्जर्व करता था कि मैं स्कूल से घर जा रहा हूँ तो मेरे लिए क्या क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या क्या मेरी रास्ताएं होनी चाहिए। और वही बच्चा क्लास 9th में जब आया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने डिस्टेंस को ऑब्जर्व किया, मैंने स्पीड टाइम को ऑब्जर्व किया, तो मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन निकाली। तो मिडिल स्टेज साइंस 6th 7th 8th का बच्चा, और वही जो सेकेंडरी साइंस 9th का बच्चा, 9th 10th 11th 12th सेकेंड वो 11th 12th हायर साइंस, तो 9th के बच्चे में क्या सेकेंडरी साइंस के बारे में डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो मिडिल स्टेज साइंस और सेकेंडरी साइंस के जो मेजरली डिफरेंस थे उनके बारे में हमने क्या बोलते कि लेक्चर 1 में पढ़ा था, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। और उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने साइंटिफिक मॉडल्स के बारे में कि कितने प्रकार के हमारे साइंटिफिक मॉडल्स होते हैं। 4 प्रकार के हमारे साइंटिफिक मॉडल होते हैं। हमने चारों साइंटिफिक मॉडल को डिटेल में ऐसे पढ़ा था। और फिर इसके बाद हमने केस स्टडी की थी कि अगर ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है, इसका क्या सिनेरियो है, क्या इसका वो मतलब कि जो इसमें हमें साइंटिफिक मॉडल हम किस चीज़ का बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ हमें हटाना पड़े। जैसे मेघनाथ साहा जी थे, उन्होंने स्टार के बारे में रिसर्च की थी, तो उन्होंने फालतू चीज़ों को जो हटाया था। तो वैसे ही हम कैसे मॉडल बनाते हैं, जैसे हमें चाय गर्म हो रही है, चाय ठंडी हो रही है, तो उसका साइंटिफिक मॉडल कैसे बनाए। जो डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर के अंदर शुगर का घुलना। तो इसी प्रकार के हमने सारी की सारी ऑब्जर्वेशन देखी थी, हमने इनके साइंटिफिक मॉडल भी बनाए थे। ठीक है, तो साइंटिफिक मॉडल को देखते हुए इसी रिकैप को खत्म करते हैं। अब इसके आगे जो है वो पढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एवरी वर्ड वर्सेस साइंटिफिक वर्ड, यानी कि जो हम रोजमर्रा में जो हम वर्ड बोलते हैं, लेकिन उसमें साइंस में उसका क्या मतलब होता है। रोज हमने बोला कि हाँ मैंने आज बहुत काम कर लिया, लेकिन साइंस में उस चीज़ का मतलब क्या होता है, हाँ मैंने इतने इसमें धक्का लगाया है, मैंने ये कुली का ये कुछ काम किया है, इस सामान को एक दूसरी सामान इस जगह से किसी दूसरी जगह पर रखा है, इसमें कुछ मैंने काम किया, कुछ मैंने फोर्स लगाया। तो जो रोज़ हम बोलते थे पब्लिक कन्वर्सेशन क्या होता है, जो लोग वगैरह रोज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, जो रोज़ लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, पब्लिक कन्वर्सेशन में हम बोलते हैं कि हमने आज बहुत काम कर लिया। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक वर्ड क्या है इसका, कि आपने वर्क किया है किसी चीज़ पर, तो आपने अपनी एनर्जी को दी है, आपने एनर्जी अपनी लॉस की है क्योंकि आपने वर्क किया है। ये साइंटिफिक वर्ड हो गया। और इसी की जगह लोग क्या बोल रहे हैं कि आप तुमने काम किया, तू थक गया होगा भाई, मैंने बहुत काम कर लिया। ठीक है, और ऐसे ही मैंने फोर्स लगाया किसी चीज़ पर, फोर्स दिया, तो उस पर भी मैंने एनर्जी को लॉस किया, अपनी एनर्जी को। और क्या लोग क्या बोलेंगे, इसने अपनी ताकत लगाई है। तो जो एवरीडे वर्ड और साइंटिफिक वर्ड थे, उनमें बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम बोल रहे एक स्टेप पर हम बोल रहे हैं कि हमने बहुत काम कर लिया, लेकिन उसी को हम दूसरी भाषा में डिफाइन करके क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं
कि वो वर्क की डेफिनेशन हो गई, हमने वर्क किया है, हमने किसी चीज़ पर वर्क लगाया है, तो उसमें हमारी पावर का लॉस हुआ। तो द मीनिंग एंड यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटीज़, क्या हर जगह मतलब कि जैसे कि उसने 2 किलो काम किया ऐसा बोला जाता है? एक स्पेसिफिक यूनिट बनाई गई होगी कि उसने इतना काम किया है। या मैं बोलूं कि यूपी में उसने 2 किलो काम किया और एमपी में उसने 2 लीटर काम किया, ऐसा बोला जाएगा? या फिर यहाँ चले जाए, अमेरिका में उसने 2 पाउंड काम किया। तो एक हर चीज़ की स्पेसिफिक यूनिट बनाई गई है। तो द मीनिंग एंड यूनिट ऑफ दीज क्वांटिटीज आर स्टैंडर्ड एंड द सेम ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है इस वर्ड की मीनिंग सेम है। ठीक है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, इस चीज़ की, इस पर्टिकुलर चीज़ की मीनिंग क्या है, सेम है। तो वही चीज़ है कि एवरीडे वर्ड यानी रोज़मर्रा में हम जो चीज़ को यूज़ करते हैं और साइंटिफिक वर्ड में क्या डिफरेंस है। अब इसी के चलते नेक्स्ट आपसे एक और अजम्पशन है कि व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी, मैंने जैसे ये मेरा पेन है, इस पेन को मैंने देखा तो इसकी लेंथ कुछ होगी, ये पेन का कुछ शेप एंड साइज होगा। ठीक है, इसकी लेंथ मैंने मापी, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब मैं क्या इसको ये बोल सकता हूँ ये इसकी लेंथ 15 किलोमीटर है, या इसकी लेंथ 15 लीटर है। तो 15 क्या है, 15 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट जो इसमें लीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर जो ये लग रहा है ये क्या है, यूनिट, दैट इज यूनिट। तो इसमें क्या लग रहा है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी किसी सिस्टम पर या किसी सब्सटेंस पर दैट मेजर क्वांटिटेटिव, जिसमें हम क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं, उसमें मेजरमेंट। जैसे कि इसका एग्जांपल लिया मैंने कि ये जो इसकी लेंथ है वो एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी पर मेजर कर रहे हैं हम। इसका हम कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर की है। ये तो नहीं कह रहे कि इसमें जो 15 है वो क्या है और जो सेंटीमीटर वो क्या है। तो 15 क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन जो सेंटीमीटर है वो क्या है, एक प्रकार की यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनी, फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू अप इनटू यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे मैंने कहा मेरा वजन 70 तो नहीं है, बट मेरा वजन मैं बोल रहा हूँ कि 50 kg मेरा वजन है। 50 kg कैसे बना होगा, तो 50 क्या है इसमें, 50 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg क्या है, kg एक यूनिट है। तो हमने बोल दिया कि ये जो मेरे पास माउस है, ये मेरे पास माउस मैं अज्यूम कर रहा हूँ या मान रहा हूँ ये मेरा 1 kg का है। मैं इसको कहीं भी रखूँगा, कहीं भी ले जाऊँगा, 1 kg रहेगा। ठीक है, 1 kg का मेरा माउस है ये। अब मैं इस माउस की सहायता से और चीज़ों को 1 kg का बना सकता हूँ। जैसे मेरे पास अभी यहाँ का है पेन ही है, मान लो ये पेन किसी का हो, मैं 1 kg का इसको मान के चल रहा हूँ, तो इस माउस से इससे कंपेयर करूँ इन दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। तो 1 kg हमने ये पर्टिकुलर यूनिट मान के चल ली, तो 1 kg मानने का यूनिट, और उसमें मैंने 70 का न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं की 1 kg से, ये 70 गुना बड़ा है, 70 गुना बड़ा है या फिर 50 गुना बड़ा है। 1 kg वजन से 50 गुना ज़्यादा, तो 50 का हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। ऐसे ही मैंने बोला 10 किलोमीटर, यहाँ से कोई डिस्टेंस, मेरे स्कूल की डिस्टेंस मान के चलो, आप स्कूल जाते हैं तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस की रेंज में स्कूल है, तो 1 किलोमीटर एक स्पेसिफिक लेंथ बना ली हमने कि मैंने एक स्केल ली, स्केल का इतना वाला पार्ट 1 किलोमीटर होगा। इसी को मैं अगर 10 बार रखूँगा तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। इसकी मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 किलोमीटर क्या होगा, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10 और इसकी जो 1 किलोमीटर स्पेसिफिक हमने मान के चला है कि इतना 1 किलोमीटर होगा। पहले के समय में यही करते थे। ठीक है, अब हमने क्या, इट इज स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड माना हमने कि ये चीज़ इतनी है, इसको हम नाप के हमने माना है 15 सेंटीमीटर की। अब मुझे किसी क्या बोलते कि 100 सेंटीमीटर की मुझे जगह नापनी है, तो मैं इसी को बार बार पलट पलट के रख के मैं 100 सेंटीमीटर नाप लूँगा।
तो ये क्या मैंने स्पेसिफिक रेफरेंस मान लिया छोटा सा, जिसकी सहायता से मैं पूरी पूरी अपनी फिजिकल क्वांटिटी को माप लूँगा। या फिर मैं एक पानी का गिलास लूँ, उसमें मैंने बोला कि 100 ml वाटर आता है उसमें, तो 100 ml क्या है, ml एक क्या हो गई, स्पेसिफिक क्वांटिटी हो गई, और 100 क्या हो गया, 100 एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब मुझे 1 लीटर मापना है, तो 1 लीटर मापने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं उस 100 को 10 बार किसी बड़े बर्तन में भरूँगा। उस 100 ml के जो हमारा बाउल है उसको मैं 10 बार किसी दूसरे बर्तन में भरूँगा, तो 1 लीटर मेरा बन जाएगा। ऐसे ही बिकॉज डिफरेंस यूनिट सिस्टम, अब क्या होता है कि कहीं कहीं जगह हम सेंटीमीटर लिखते हैं और कहीं जगह हम किलोमीटर लिखते हैं, और किसी जगह हम क्या बोलते हैं फुट लिखते हैं कि मैंने बोला मेरी हाइट इतनी है, इतने फुट की मेरी हाइट है। तो कहीं कहीं जगह क्या क्या मापा जाता है, किसी जगह आपका मापा जाता है CGS का मतलब होता है, देखो CGS का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। CGS का 3 मतलब, CGS का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ऐसे ही FPS का क्या मतलब हुआ, फुट, पाउंड और सेकंड। और MKS मीटर, और आपका हो गया किलोग्राम और हो गया सेकंड। मतलब कि ये CGS, FPS, MKS है क्या आखिर, ये बता रहे हैं कि आपका हर जगह या अलग अलग जगह पे किसी चीज़ को मापने की अलग अलग एक यूनिट बनाई गई है, एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई है। तो अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, क्या बोलते हैं कि इंडिया में हूँ, तो मैं किसी चीज़ का वजन इसमें मेजर करूँगा, केजी में मेजर कर रहा हूँ। और मैं अगर कहीं और चला गया, दूसरे देश में चला गया, तो उसका मैं पाउंड में मेजर कर रहा हूँ। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए एक होता है CGS आपका, वो CGS नहीं, सॉरी CGS तो सेम ही हो गया। तो आपका जो CGS हो गया, FPS हो गया, MKS हो गया, ये सारी की सारी क्या है, एक अलग अलग जगह मापने की पद्धतियां हैं। तो इसी पद्धति को दूर करने के लिए हम क्या लाए हैं, द पार्ट ऑफ वर्ल्ड, अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में अलग अलग जगह मापी जाती हैं चीज़ें। तो इट वी क्रिएटेड टू नीड स्टैंडर्ड सिस्टम, इट वी क्रिएटेड टू नीड स्टैंडर्ड सिस्टम दैट एक्सेप्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड, दिस क्रिएटेड द SI सिस्टम। तो अब क्या बात होती है कि मैं एक जगह गया, वहाँ पे इस चीज़ को दूसरे वजन में मापते हैं, मैं दूसरी जगह गया, वहाँ पे उस चीज़ को दूसरे वजन में मापते हैं। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक नई यूनिट बनाई, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चलाए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले। उसको बोलते हैं SI यूनिट या फिर SI सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। ठीक है। तो हम जो अब फिजिक्स में है, या फिजिक्स में हम जो भी ये क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, वो SI यूनिट के तहत पर मेज़र करते हैं। और जो हम न्यूमेरिकल में अपने मान रखते हैं, जिस चीज़ का हम क्वांटिटी का मान रखते हैं, जैसे हमें उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में हमें क्वेश्चन पर क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो मैं उसको SI यूनिट के अकॉर्डिंग मैं उसको मीटर में रखूँगा, मीटर में चेंज करके रखूँगा। तो SI सिस्टम यूनिट एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिट बनाएगा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम होगा। जैसे मैंने बोला कि ये 15 सेंटीमीटर की है, तो मैं वहाँ पे जाकर दूसरे देश में जाऊँगा तो मैं बोलूँगा ये 15 सेंटीमीटर की है, तो वहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी के चलते और आगे क्या हुआ, अगर आप जैसे दूध लेने जाते हैं, दूध वाले भैया के यहाँ डेयरी, तो डेयरी में आप क्या बोलते हैं, भैया जी 1 लीटर दूध दे दीजिए, दूध तौल दीजिए, या फिर 1 लीटर दूध दे दीजिए। ये बोलते हैं भैया 1 लीटर मेरे को दूध, 1 मीटर मेरे को दूध दे दो, ये 1 मीटर मैंने ले आया हूँ, इसमें मेरा 1 मीटर मेरे को दूध दे दो। ये बोलते हैं नहीं ना। तो क्या बोलेंगे, हर चीज़ की एक, या फिर आप कपड़े वाले की दुकान पे गए, कपड़े वाले की दुकान पे आपने कहा मुझे 1 लीटर कपड़ा दे दो, 1 किलो मेरे को कपड़ा दे दो, ये बोलेंगे नहीं, मुझे बोलेंगे मुझे
1 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए इतना कपड़ा चाहिए, इतने मीटर चाहिए। तो मीटर में क्या लगा रहा हूँ, मीटर में लगा रहा हूँ क्या, मीटर एक प्रकार की यूनिट हो गई, और जो 4, 1, 2 ये न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब इसी के चलते आगे आप क्या करते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें एक थ्रेड ऑफ क्यूरोसिटी दी गई है, उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, अच्छा कभी कभी कोई बच्चा सोचता है कि स्पीड ऑफ लाइट को सी से क्यों डिनोट करते हैं, जैसे मैंने बोला कि जो किलोग्राम है, जैसे मैंने बोला किलोग्राम, किलोग्राम, तो मैं इसको डोनेट करता हूँ केजी से। मैंने बोला मीटर, मैं इसको दर्शाता हूँ किससे, एम से। और मैंने बोला लीटर, मैं इसको किससे दर्शाता हूँ, एल से। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट है, इसमें तो सी नाम का शब्द कहीं नहीं है, सी जैसा कोई लेटर कहीं भी नहीं है, तो सी क्यों लिखा गया। तो वही चीज़ आपके क्यूरोसिटी थ्रेड के धागे में, यानी कि क्यूरोसिटी का जो आपका धागा है उसमें बताई गई है कि साइंटिफिक सिंबल ऑफ 10 come off from history and are based international agreement, not necessary abbreviable of conversing, for example the speed of light। जैसे कहीं कहीं जगह होती है कि हम उस चीज़ को उसके जो नाम है उसके तहत पर उसका सिंबल डिसाइड नहीं करते। जैसे आपको उसके एग्जाम्पल में बताया था, आपको नहीं, क्लास 10th वाले बच्चों को बताया था। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज यूजुअली डोनेट सिंबल सी, इसको सी से डोनेट करते हैं। कैसे कि जो आपका लेटिन वर्ड है, कुछ चीज़ों की जो सिंबल्स हैं लेटिन शब्द के अनुसार, लेटिन भाषा के अनुसार रखे जाते हैं। जैसे इसी में बताया गया है कि जो लेटिन वर्ड है सेलेरिटास को लेटिन भाषा में सेलेरिटास कहते हैं, किसको, स्पीड को। तो सेलेरिटास का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ स्पीड, जिसका मतलब क्या है, मीनिंग। टुडे द स्पीड ऑफ लाइट इज वन ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट डिफाइन 299799245, यानी कि ये एक कांस्टेंट है, फिजिकल स्पीड ऑफ लाइट है जो एक कांस्टेंट है जिसको हम सी से डोनेट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हम 299 इतनी बड़ी वैल्यू, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं। कैसे, तो अ फिजिकल कांस्टेंट इज फंडामेंटल इनवेरिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नेचर डज नॉट चेंज रिगार्डिंग ऑफ व्हेन और वेयर मेजर्ड, यानी कि हम कभी भी किसी चीज़ को मेजर करते हैं, जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है इतनी है, तो अब हमें स्पीड ऑफ लाइट है तो मुझे धरती से यानी कि अपने अर्थ से मून की मुझे क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये इतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूँगा नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं इसको अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लिखूँगा। कैसे, ये देखो, इनवेरिएंट कांस्टेंट में, इनवेरिएंट कांस्टेंट में क्या होता है कि अब फिजिकल कांस्टेंट फंडामेंटल न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू क्या होगी, इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो ये मीटर पर सेकेंड क्या है, ये स्पीड की क्या है, एक यूनिट है, स्पीड का एक मात्रक है। ठीक है, तो स्पीड का एक क्या हो गया, ये मात्रक हो गया। अब अप्रॉक्सीमेशन मैंने वैल्यू लिखी कि 299792458 है, इतना बड़ा हो गया ये। इसी चीज़ को मैं दूर करने के लिए मैंने इसकी अप्रॉक्सीमेट 3 × 10⁸, यानी कि मैंने इसको 3 लाख लिख दिया, 3 लाख मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, इसको मैं बोलूँगा 3 लाख। अब मैं 3 लाख में क्या हो गया, 3 लाख मीटर या फिर 3 लाख किलोमीटर, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगी, एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होगी इनवेरिएंट कांस्टेंट की। जो एग्जाम्पल है स्पीड ऑफ लाइट का, ये लैटिन वर्ड सेलेरिटास से मिला है। ठीक है, ओके। अब एक है ये ग्लोबल। अब मैंने बोला कि अगर ये चीज़ 10 ग्राम की है तो क्या 10 ग्राम की दूसरी जगह भी होगी, जैसे कोई एक सब्जी है या कोई
ये स्पेशली 1 किलो का ये माउस है, तो अगर इस माउस को मैं वहाँ जाके तौलूँ, अमेरिका में जाके तौलूँ या फिर किसी और देश में जाके तौलूँ, तो उस चीज़ का वजन क्या होगा, इसका 1 किलो ही होगा। ऐसा तो चेंज नहीं, यानी कि इसका वजन चेंज होगा। तो ग्लोबली कंसिस्टेंट है, यानी कि जो हमारी एसआई पद्धति बनाई गई है उसमें कुछ चीज़ों को बिल्कुल ठीक रखा गया है कि मैं केजी को यहाँ नापूंगा तो केजी किलोग्राम होगा, वहाँ पे नापूंगा तो भी वो किलोग्राम ही होगा, उतना ही किलोग्राम होगा। तो 1 kg इन इंडिया तो 1 kg इन ब्रिटेन में भी 1 kg ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं फ्यूल में एक असम्पशन है, एक क्वेश्चन है फ्यूल वाले में, द कॉस्ट ऑफ इनकंसिस्टेंट मेजर, मैंने गलत मेजर कर लिया मैंने। कैसा कि एक प्लेन है उसको फ्यूल की रिक्वायरमेंट कितनी है, एक जो एरोप्लेन है उसको फ्यूल की रिक्वायरमेंट कितनी है, एक एरोप्लेन को फ्यूल की रिक्वायरमेंट है एक मान के चलो 22,300 kg, ठीक है। 22,300 kg में एरोप्लेन को फ्यूल की रिक्वायर्ड है, इतना फ्यूल उसको चाहिए ही चाहिए। अब जो हमारा क्रू था, जो फ्यूल भरने वाला था, उसने क्या किया, उसने समझा कि ये 22,300 पाउंड्स पर लीटर है। अब तो उसने इतना फ्यूल इस प्लेन में भर दिया। क्या हुई, ये हुआ कि जो 1 लैप्स बराबर होता है वो 0.4536 पाउंड केजी होता है। तो ऐसे उसने 10,115 केजी ऑयल फ्यूल उसके अंदर भरा, किसके अंदर, एरोप्लेन के अंदर। तो एरोप्लेन की रिक्वायरमेंट कितनी थी 22,300, उसके पास पहुंचा कितना 10,115 केजी, 10,115 केजी। तो 12,000 कुछ उसने फ्यूल उसमें दिया ही नहीं, यानी कुल मिला के समझो आधा ही फ्यूल, 50% फ्यूल ही एरोप्लेन को दिया गया। तो इसमें लीटर्स में इसको चेंज किया, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो डेंसिटी है, जो 0.8 डेंसिटी को छोड़ो, देखो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि 15,000 लीटर शॉर्ट हुआ टोटली उस एरोप्लेन में। जैसे मान के चलो 30,000 फ्यूल जाना चाहिए था, लेकिन उसमें 15,000 ही फ्यूल गया, 15,000 लीटर ही फ्यूल गया। तो ये गलती क्या थी, इनकंसिस्टेंट मेजरमेंट। यानी कि अभी जैसे मानो कि मैंने आपसे बोला कि आप इसमें 10 ग्राम चीनी रखिए, आपको समझ में नहीं आया, आपने उसमें 10 किलो चीनी रखी। तो इनकंसिस्टेंट मेजरमेंट है ये कुल मिलाकर, कि आपका समझना जो एसआई पद्धति में दिया गया है, ठीक है। अब ऐसे ही शिपिंग बैग, आप बैग लेने से मॉल वगैरह जाते हैं तो वहाँ बैग मिलता है, उसके पैसे चार्ज करते हैं वो। तो उस बैग का आप उससे पूछते, कभी भी पूछा ना आप कि उसकी लेंथ कितनी है, मेजरली उसकी मतलब कि हाइट, ब्रीथ और लंबाई चौड़ाई कितनी है, वो क्या बताता है, सेंटीमीटर, इंच, मीटर। तो सेंटीमीटर, इंच, मीटर क्या है, ये एक यूनिट हो गई, ठीक है। अगर वो सेंटीमीटर बोलता है तो इतना सा बैग होगा, इंच बोलता है तो इतना बैग होगा, मीटर बोलता है तो इतना बैग होगा, यूनिट के हिसाब से है वो, ठीक है। तो द बैग वाज मैसिव एंड कम्प्लीटली अनयूजेबल। मतलब अगर वो बोलता है कि सेंटीमीटर्स में तो इतना सा बैग होगा, तो आप उसमें कितना सामान ले जाएंगे। इंच बोले, मीटर बोले तो बात मैं मानता हूँ, अगर नहीं बोल रहा भाई उसको समझाओ तुम, ठीक है। इसी के चलते नेक्स्ट में चलो आगे देखो। अब मैथ इज अ गाइड नॉट अ हर्डल। मतलब आप रोज देखते हैं, जैसे आपको अभी फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया गया था कि जब आप स्कूल से घर जाते हैं तो आप 2-3 रास्ताएं देखते हैं, मुझे इसमें टाइम कम लग रहा है, मुझे इस रास्ते से जाने पे, और दूसरे रास्ते से अगर रोड 2 से जाऊं तो मुझे टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। उसमें क्या क्या फैक्टर हमने देखे थे, मैं साइकिल से जा रहा हूँ तो मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूँ, मुझे कितना टाइम लग रहा है, टाइम को ठीक है, स्पीड से जा रहा हूँ, और डिस्टेंस पे भी था। तो एवरीडे में आप क्या सोचते हैं,
डिस्क्राइबिंग हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर टाइम। जैसे आप साइकिल से मान के चलो जा रहे हैं स्कूल से घर, तो जो डिस्टेंस है वो कहते हैं आपकी, जो एवरीडे लैंग्वेज में आप कहते हैं कि ये वाली रास्ता बहुत लंबी रास्ता है, यहाँ से मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये रास्ता बहुत छोटी रास्ता है, कम डिस्टेंस है, इसमें बहुत मुझे कम टाइम लगेगा। और प्रिसाइजिंग टर्मिनोलॉजी है जो इसकी, वो क्या है, डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी, कि आप कितनी स्पीड से आप साइकिल चला रहे हैं, कितना आपको कम टाइम लग रहा है और कितनी आपकी ज़्यादा या कम डिस्टेंस है। तो इसमें जो फॉर्मूला हमारा यूज होता है, v इज वेलोसिटी, जो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि वेग बराबर, और वेग इज इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी दूरी बटा, डिस्टेंस यानी दूरी बटा टाइम यानी कि समय, जो उस आवर्त काल में, उस पर्टिकुलर टाइम है, उस पीरियड काल में, पीरियड टाइम में टाइम लगा है, जो टाइम हमारा स्पेंडिंग टाइम है उस चीज़ को। तो कोर इनसाइट इसकी क्या है, एन इक्वेशन इज नॉट जस्ट कैलकुलेशन टूल, ये इक्वेशन केवल कैलकुलेशन टूल नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ हमको कैलकुलेटिव करनी हो। इट इज़ अ कम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाउ सर्टेन थिंग आर रिलेटेड इज नेचर, यानी कि ये ऐसी कम्पैक्ट स्टेटमेंट है जिससे हम नेचर को रिलेट करते हैं किसी चीज़ से। यानी कि मैंने बोला कि मैं इस रोड से जाऊँ, मुझे कम टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं अगर क्यों कम टाइम मुझे कब लगेगा, पहली बात ये रोड छोटी होनी चाहिए, यानी कि ये जो मेरी डिस्टेंस है यहाँ पे वो कम होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर क्या बोलता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके मेरा जो टाइम है वो कम लगेगा, कम से कम टाइम में मैं पहुँच पाऊँगा। और तीसरा कि रोड की जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, अगर रोड में गड्ढे हुए तो मुझे साइकिल को स्लो चलाना पड़ेगा, समझे। तो इसी चीज को देखते हुए आगे देखो कि फ्रेमवर्क ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। एक लॉ होती है, थ्योरी और प्रिंसिपल, स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। तो लॉ क्या कह रहा है हमको कि क्या हो रहा है, लॉ हमेशा आए तो उससे पूछो क्या हो रहा है, लॉ हमेशा बताता है कि हो क्या रहा है आखिर। तो डिस्क्राइबिंग अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व इन नेचर, नेचर में हमने एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया, रेगुलर जो हो रहा है पैटर्न सामान्यतः, उस चीज़ पे हम एक लॉ बनाते हैं। जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन भाई साहब ने लॉज ऑफ मोशन दिए, मोशन के रिलेटेड लॉ दिए। तो उन्होंने कैसे दिए, नेचर में जो चीज़ रेगुलर हो रही थी तो उसी को ऑब्जर्व करके उन्होंने अपने लॉ बनाए। तो लॉ है मतलब क्या है, क्या हो रहा है इस नेचर में, क्या हो रहा है। तो जैसे कि एक्सप्लेनिंग द जर्क व्हेन अ बस स्टॉप, यानी कि बस रुकी, बस चली, स्पीड चली, बस की ब्रेक लगे, इस प्रकार के ये लॉ बताते हैं हमारे लॉज ऑफ मोशन में। अब थ्योरी हमको क्या कहती है, थ्योरी कहती है कि ये कैसे हो रहा है। लॉ हमको बता रहा है कि क्या हो रहा है और थ्योरी हमको बता रही कैसे हो रहा है, कि थ्योरी हमें वाई बताती है। तो एन एक्सप्लेन ऑफ वाई पैटर्न अकर बेस्ड केयरफुल टेस्टिंग एविडेंस ओपन द चेंज, यानी कि हम किसी चीज़ के एविडेंस के अकॉर्डिंग उस चीज़ की हम थ्योरी लिखते हैं। या क्या बोल रहा कि एन एक्सप्लेन वाई पैटर्न्स अकर बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग एंड एविडेंस, यानी कि हम टेस्ट वगैरह करते हैं तब जाके हम उस चीज़ को लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एटॉमिक थ्योरी हो गई, हाउ मॉलिक्यूल फॉर्म, मॉलिक्यूल कैसे अगर फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि थॉमसन थ्योरी हो गई, डाल्टन थ्योरी हो, इन्होंने सोचा हाँ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, एटम अंदर से ऐसा दिखता होगा, उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, कुछ थोड़े बहुत वगैरह टेस्ट वगैरह किए होंगे, ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। क्या उसमें कोई लॉ है, क्या वो चीज़ है उन्होंने नेचर में ऑब्जर्व की है। और प्रिंसिपल हमको क्या कहता है, थ्योरी आर नॉट, पहले थ्योरी में देखो, थ्योरी आर नॉट गैसेस, दे आर एविडेंस बेस्ड, यानी कि थ्योरी हमेशा एविडेंस के मुताबिक ही लिखी जाती है। हमको ये चीज़ मिली, हमने इस चीज़ के एविडेंस के हिसाब से थ्योरी लिखी, नहीं तो कहीं चारों तरफ से बहुत सारे विरोध आने उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल अब हमको क्या कहता है, प्रिंसिपल इट इज अ बेसिक रूल, अ बेसिक रूल ऑफ लिमिट दैट एक्सप्लेन हाउ समथिंग बिहेव और इटसेल्फ इज अप्लाइड। ये कैसे अप्लाइड हुआ, प्रिंसिपल हमेशा ये बताता है, यानी कि जो हमारा सिद्धांत होता है वो हमेशा ये बताता है, जो उस रूल की लिमिट एक्सप्लेन
हाउ समथिंग बिहेवियर, इसका बिहेवियर कैसा है, एक प्रकार का ये बेसिक रूल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल, जो हाइजेनबर्ग थे उन्होंने अपना प्रिंसिपल एक दिया था। ऐसे ही आगे चलो, आगे साइंटिफिक प्रेडिक्शन वर्सेस गैस वर्क। अब दो चीज में जो गैस वर्क है और साइंटिफिक प्रेडिक्शन है, साइंटिफिक प्रेडिक्शन और गैस वर्क है, उन दोनों में एक डिफरेंस समझो, दोनों को सामने लगे, इनकी में समझना कि क्या क्या है। ठीक है, अब वेदर के बारे में सोचो, अभी मौसम देखो, कभी कभी बारिश भी हो रही है, धूप भी आ रही है, सब प्रकार के आ रहे हैं, तो हम मौसम को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, गर्मियों को टाइम। तो गैस वर्क में मैं क्या समझूंगा, देखो बादल, काले काले बादल आ गए हैं, हाँ आज बारिश हो सकती है, ये मेरा गैस वर्क है। बहुत काले काले बादल हैं, चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो आज बारिश हो जाएगी। ठीक है, अब साइंटिफिक थिंकिंग उसकी क्या कहती है, मैं साइंटिफिक में उसको प्रिडिक्ट कैसे करूंगा, जो आप मोबाइल में देखते हैं, हाँ आज का वेदर ये है, आज का वेदर ये है, टुडे इज वेदर इन दिस सिटी या इन दिस एरिया। तो देखते हैं आप, तो वो कैसे बताते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि वहाँ की जो आपकी इन्वायरमेंटल चीज में जो आपका जगह है, वहाँ का ह्यूमिडिटी क्या है, वहाँ का टेम्परेचर ड्रॉप क्या है, वहाँ की विंड स्पीड क्या है, वहाँ की हवा की स्पीड क्या है। अगर हवा की स्पीड ज़्यादा हुई तो क्या होगा, हवा सारे बादल उड़ा ले जाएगी, तो बारिश नहीं होगी। अगर हवा की स्पीड कम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो बारिश हो सकती है। इसलिए वो आपको मोबाइल में वेदर में दिखाते हैं, हाँ आज बारिश होने की संभावना है 80% 90%, क्योंकि हवा कम है। ठीक है, अगर एक क्रिकेट मैच में आप देखें, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच अभी खत्म, लेकिन क्रिकेट मैच मान के चलो कोई हो रहा है, आईपीएल अभी खत्म है, तो क्रिकेट मैच में आप क्या करेंगे, आपकी कोई फेवरेट टीम है, उसको देख के आप बोलेंगे कि हाँ ये जीतेगी क्या, या फिर उसमें प्रेडिक्शन में आप कुछ इंफॉर्मेटिव रखेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक बच्चा बोल रहा है कि आई प्रिडिक्ट एम आई विन ओवर CSK जस्ट बिकॉज आई लाइक, मैंने कि उसने बोला CSK MI का मैच है, तो उसने बोला कि MI जीते क्योंकि मैं MI को पसंद करता हूँ, मैंने MI को, मेरी टीम MI अच्छी सबसे टीम है मेरे लिए, तो MI जीतेगी। और वहीं जगह दूसरा बच्चा 2 बोलता है कि पास्ट रिकॉर्ड, वो दिखता है पिछले वाले रिकॉर्ड को, और दिखता है प्लेयर का अभी क्या फॉर्म है, पिच कैसी है, कंडीशन के रिस्पॉन्ड एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन एविडेंस, यानी कि जो बेस्ड ऑन एविडेंस के हिसाब से उसने अपनी एक्सपेक्टेशन लगाई। तो प्रेडिक्शन क्या हो, बेस्ड ऑन एविडेंस। हम प्रेडिक्शन कब देते हैं, एविडेंस के हिसाब से, और गैस वर्क कब करते हैं, हम देख रहे हैं हाँ ऐसा होता है, हो सकता है, कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, कोई एविडेंस नहीं, हमें हवा की स्पीड नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन हम बोल रहे हैं हाँ हो सकता है, ये काले काले बादल आ गए। उसी की जगह हमने क्या बोलते कि प्रेडिक्शन देखी। ठीक है, अब देखो, अब साइंटिफिक थिंकिंग क्या कहती है, आप किसी चीज़ को मेजर डाटा, मतलब कि मैंने एविडेंस निकाले, फिर एविडेंस निकालने के बाद वो लगाएगा फिर लॉजिक। पहले उसने एविडेंस निकाला कि पिछले मैच के रिकॉर्ड देखे, उसने पिच देखी और उसने प्लेयर का फॉर्म देखा, और फिर उसके बाद उसने अपना लॉजिक लगाया। ऐसा ही वेदर में हुआ, लेकिन आपने तो कुछ लॉजिक लगाया नहीं, आपने कोई डाटा देखा नहीं, सिर्फ आपने क्या लगाया, लॉजिक। तो दोनों चीज़ें ज़रूरत है किसी साइंटिफिक थिंकिंग के लिए, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए। हाँ, तो अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर आ रहे थे। नेक्स्ट पेज पर क्या था, द साइकिल ऑफ साइंटिफिक प्रिडिक्शन। अब साइंटिफिक लोग, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो प्रेडिक्ट आखिर कैसे करते हैं। जैसे कि वेदर के रिगार्डिंग हम देख रहे थे कि वो लोग प्रेडिक्ट कैसे कर रहे थे। पिछली पेज में हम देख रहे थे कि एक वो बंदा है जो सोच रहा है कि हाँ बादल काले हैं उसकी वजह से बारिश होगी, या एक वो बंदा है जो वो सोच रहा है कि सारे के सारे एविडेंस के मुताबिक सारी अपनी प्रेडिक्शन दे रहा है। तो साइंटिफिक प्रेडिक्शन, साइंटिफिक लोग प्रेडिक्ट आखिर करते कैसे हैं, अपने लास्ट कंक्लूजन तक कैसे पहुंचते हैं वो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है रिस्पॉन्स एक्सपेंशन बेस्ड ऑन करंट मॉडल, यानी कि जो करंट में मॉडल है उसका रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेशन करनी है। जैसे कि मान के चलो मैंने एक थ्योरी बनाई या फिर मैंने एक लॉ बनाया, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से
रिस्पॉन्स किया मैंने, ठीक है, बेस्ड ऑन करंट मॉडल, जो मेरे करंट में सामने मॉडल मेरा दिख रहा है। फिर मैं उसमें क्या करूँगा, डाटा मेजर करूँगा, मतलब कि मैं डाटा लाकर और बहुत सारे डाटा को मेजर करूँगा, उसमें क्या वो डाटा एक्यूरेट निकलता है, उस चीज़ को फिर मैं ऑब्जर्व करूँगा। ऑब्जर्व करने के बाद इफ़ दैट इज जस्ट यानी कि राइट है, अगर ये अच्छा है यानी कि सही डाटा है, जो मेरा डाटा है, जो मैंने एक्सपेक्टेशन की थी उसी के हिसाब से डाटा का भी मान वही आ रहा है, तो हाँ वो प्रिडिक्शन दैट इज राइट प्रिडिक्शन होगी। लेकिन अगर गलत आ रहा है मान, तो क्या होगा, उसको फिर से रिफाइन करो मॉडल को, मतलब मॉडल में फिर से कुछ चेंजेस करो। जैसे मैंने पहले एक मॉडल बनाया, फिर उसको कुछ वैल्यू रखी, उस पर वैल्यू पुट करने पर अगर वो सही वैल्यू दे रहा है, ऑब्जर्वेशन किया, अगर वो सही वैल्यू दे रहा है तो राइट प्रिडिक्शन है हमारी। अगर नहीं दे रहा है तो फिर से उसको री एग्जामाइन करो, माने कि फिर से नया मॉडल थोड़ी बहुत चेंजेस करके फिर कुछ चीज़ करो। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि द इवॉल्यूइंग ऑफ एटॉमिक मॉडल, जैसे एटॉमिक मॉडल में क्या किया कि थॉमसन साहब आए, थॉमसन साहब ने अपना एक मॉडल दिया, कुछ चीज़ें उसमें गलती थी, तो रदरफोर्ड साहब ने उसमें कुछ चेंजेस करके फिर अपना एक नया मॉडल दिया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पुराने मॉडल में उन्होंने देखा, थोड़े बहुत चेंजेस किए, फिर उन्होंने वैल्यू रख के पुट की, फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, फिर उन्होंने सही किया, तो वो मॉडल उन्हें प्रस्तुत कर दिया। अब वो मॉडल वो भी गलत निकला, लोगों ने कहा ये भी गलत है, अब इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन करो। तो बोहर साहब आए, बोहर साहब का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, ऐसे ही सारे के सारे साइंटिफिक मॉडल आते गए। तो क्या क्या किया उन साइंटिस्ट लोगों ने, क्या किया, सबसे पहले पुराने मॉडल को देखा, पुराने मॉडल को देखने के बाद उन्होंने उसमें जो हमारे डेटा थे, मेजरेबल डेटा थे, उनको पुट किया, क्या वो वैल्यू वो दे रहा है कि नहीं दे रहे हैं। अब अगर वो वैल्यू दे रहा है तो उस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा मेरी पुराने वाले वैल्यू से ये वैल्यू मैच कर रही कि नहीं कर रही। अगर यस तो वी विल राइट ये मॉडल जो बनाया है वो बिल्कुल सही मॉडल है। अब थॉमसन लोग, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक आए, क्योंकि जो आगे साइंटिस्ट लोग आए हैं, उनने पीछे वाले साइंटिस्ट को क्या किया, कोई ना कोई कमी निकाल कर उनके मॉडल को रद्द करवा दिया। ऐसा ही हुआ है। अब ये जो आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है कि व्हाई डू वेदर फॉरकास्ट समथिंग गो रॉन्ग, यानी कि जो लोग वेदर की प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ आज बारिश होने वाली है, तो कभी कभी वो क्या है कि वो लॉन्ग वे में वेदर की प्रिडिक्शन क्यों नहीं करते, आज से 1 महीने बाद क्या होगा वो क्यों नहीं बताते। क्योंकि वेदर डिपेंड ऑन मैनी चेंजिंग फैक्टर सच टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी एंड विंड, यानी कि वेदर कई फैक्टर पर डिपेंड करता है कि वेदर कैसे चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि आज वेदर बारिश होने वाली है, लेकिन क्या मुझे पता है कि अगले फ्यूचर में, भविष्य में, या फिर 1 महीने बाद वो बारिश होगी, इतने टाइम पे वो बारिश होगी। मुझे क्या पता कि उस 1 महीने में क्या उसका टेम्परेचर होगा, मौसम का क्या प्रेशर होगा, और क्या ह्यूमिडिटी होगी, और क्या विंड होगी, क्या हवा चल रही होगी। और वेदर फोरकास्ट यूज मेजरमेंट एंड मॉडल्स बट वेरी टिनी डिफरेंस, यानी कि जो वेदर फोरकास्ट होते हैं, जो वेदर को डिफाइन करते हैं कि आज का मौसम ये है और कल का मौसम ये, वो बहुत ही लो टाइम के लिए होता है, कम से कम समय के लिए होता है। टिनी डिफरेंस इन कंडीशन कैन ग्रो ओवर टाइम एंड लीड समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। दिस इज वाई फोरकास्ट are the unusually reliable for a few hours और even a few days, यानी कि जो हमारे वेदर फोरकास्ट होते हैं वो थोड़े ही दिनों के लिए और थोड़े ही घंटों के लिए कुछ तो होते हैं। कुछ वेदर फोरकास्ट कुछ घंटों के लिए होते हैं और कुछ हफ्तों तक ही चल सकते हैं। सिर्फ हम महीनों की वेदर नहीं बता सकते कि अगले महीने या 2-3 महीने के बाद ये हमारा वेदर होगा, इस दिन इस समय पर हमारा ये वेदर होगा। ऐसे ही बट लेस सर्टेन फर्दर इनटू द फ्यूचर, जो अगर अब बताता है कोई तो उसमें बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। ठीक है, अब एक ये है कि हाउ मैनी राइस वुड फील अ फैमिली ऑफ 4 फॉर अ मंथ, यानी कि उन्होंने बोला है, जो आपका एनसीईआरटी का एक्सप्लोरेशन का एक क्वेश्चन है ये, कि एक फैमिली है, मान के चलो उसमें फैमिली में 4 लोग हैं, तो अगर उनको 1 महीने तक चावल खिलाया जाए उन्हें चारों को, तो क्या होगा, वो कितने चावल खाएंगे, 1 महीने में कितने चावल वो 4 लोग खाएंगे।
अब ये डेटा दिया है, उसी डेटा को कंप्रेसिबल रूप में यहाँ लिखा है, देखना ये लिखा है ये वाला, हाउ मच राइस फीड्स अ फैमिली फॉर फोर फॉर अ मंथ, यानी कि एक मंथ में जो परिवार के 4 सदस्य कितने चावल खाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो एडल्ट है, मैंने कि फैमिली में चारों के चारों एडल्ट हैं, तो उनको एडल्ट के हिसाब से एक कैलोरी कितनी चाहिए होती है पर डे। एडल्ट को मान के चलो 2200 कैलोरी पर डे चाहिए। अब उन 2200 कैलोरी उसको चाहिए पर डे, तो वो चावल ही उनको खिलाने, पहली बात तो पर डे उनको क्या खिलाने, चावल ही खिलाने। तो मैं कहता हूँ 100 ग्राम है, ये एक डेटा है, 100 ग्राम में हमारी 350 यानी 350 कैलोरीज होती हैं। 100 ग्राम राइस गिव्स 350 कैलोरीज। 100 ग्राम चावल में कितने 350 कैलोरीज होती हैं। अब मुझे 2200 कैलोरीज तक उसको पहुंचाना है, तो एक दिन में 2200 कैलोरीज क्योंकि उसको चाहिए, तो मैं लॉजिक लगाऊंगा। सबसे पहले अज्यूम किया, इसके बाद लॉजिक लगा रहा। मैं लॉजिक क्या लगा रहा कि एक पर्सन यानी कि एक आदमी को 2200 चाहिए कैलोरी, तो 350 मिल रही 100 ग्राम से, तो 2200 कब मिलेगी, माना 350 कैलोरी 100 ग्राम में मिल रही, तो 2200 कैलोरी x ग्राम में मैं मान के चलता हूँ 2200 कैलोरी x ग्राम में मिलती हैं। वे मैं ऐसी हिट एंड ट्रायल मेथड, जैसे कि यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। तो दैट इज 1 पर्सन नीड्स 350 कैलोरीज टू 100 ग्राम, यानी कि वो 350 कैलोरी उसको कितने में मिलेंगी, 100 ग्राम चावल से मिलेगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो 2200 कैलोरीज होगी वो मुझे x ग्राम चावल से मिलेंगी। तो x ग्राम चावल इज इक्वल्स टू 100 इंटू 220 100 अपॉन 350। कैसे, x ग्राम 2200 कैलोरी मिलेंगे, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 100 गुणे 2200 बटे 300। तो इसमें x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलेगी 6300, यानी कि 630 ग्राम पर डे। अगर उस आदमी को, यानी कि उस घर में 4 सदस्य हैं, उसमें से प्रत्येक सदस्य को 630 ग्राम प्रतिदिन चावल दिया जाए, तो उसमें 2200 कैलोरीज की कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य को मैं मान के चलता हूँ 2200 कैलोरीज पर डे चाहिए। अब 4 पीपल हैं, उस घर में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं इस फैमिली में। 4 लोगों को 30 दिन तक वही चीज़ चावल देना है। तो 4 लोगों को 30 दिन तक वही चावल दिया मैंने, 4 लोगों को 30 दिन तक चावल दिया। कैसे, 4 लोगों को, एक लोग को चावल कितना चाहिए, 630 ग्राम। 4 लोगों को 4 गुणे 630 ग्राम और फिर गुणे 30, यानी कि 30 डेज के लिए। तो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू करेंगे 75600, यानी कि 75600, यानी कि लगभग में 75.6 kg। तो मैं इसकी क्या मानूंगा, रिजल्टेंट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में मानूंगा 76 kg, यानी कि उस पूरे फैमिली में 76 kg राइस चाहिए। पूरी फैमिली में कितना, 76 kg राइस चाहिए उस पूरी फैमिली को 1 महीने तक खाने के लिए, ताकि वो स्वस्थ भी रहें और क्या बोलते हैं कि टोटल चावल भी पता चल जाए। तो एक क्या है ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू बिल्ट इंट्यूशन, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू पर हम बात कर रहे हैं इस पे। अब इसी पे एक और आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी पे, एस्टिमेशन पे, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन 1 डे, यानी कि आप लोग एक दिन में कितनी हवा, कितनी लीटर हवा अंदर एब्जॉर्ब करते होंगे। स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मैनी ब्रीथ यू टेक पर मिनट, 1 मिनट में कितना करते होंगे। एंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्रीथ यू एम इज नॉट फाइंड एग्जैक्ट आंसर बट रिस्पॉन्सिबल एस्टिमेट। क्या है, देखो मैं वही चीज़ मान के चलता हूँ। ये हाउ मच, इसमें ये क्या लिखा है, हाउ मच एयर डू यू ब्रीथ इन अ डे, यानी एक दिन में आप कितनी हवा को अंदर रखेंगे। ठीक है, तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक इंडिपेंडेंट वो स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा, नॉर्मल ब्रीथ उसकी कितनी होती है, 14 टाइम्स पर मिनट, यानी को 1 मिनट में 14 बार सांस लेगा, सांस छोड़ेगा। ठीक है, 14 बार वो ब्रीथ करेगा, एक नॉर्मल सा व्यक्ति माने चलते हैं। तो टेक 14 यहाँ से लेके रखते हैं। एक दिन में कितने मिनट होते हैं,
एक दिन में 24 घंटे, पर हावर इज 60 मिनट, तो टोटली एक दिन में कितने मिनट होंगे? 1440, यानी 1440 मिनट्स। एक दिन में 1440 मिनट्स होंगे। इसके बाद टोटल ब्रेथ कैसे निकालें? पूरे दिन का टाइम इंटू 1 मिनट में ब्रेथ। तो एक मिनट में हम कितनी ब्रेथ लेते हैं, कितनी सांस लेते हैं? 14। टोटल टाइम 1440, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? तो 20,000 ब्रेथ, यानी कि एक दिन में हम कितने लेंगे? 20,000 सांस लेंगे। अब क्या है 20,000? ये हमसे क्या पूछा गया? लीटर्स में। कितनी लीटर्स? तो पर ब्रेथ 0.5 लीटर्स। कैसे? एक गुब्बारा का एग्जाम्पल लेते हैं। गुब्बारा का एग्जाम्पल कैसे? ये एक गुब्बारा, एक 2 लीटर का मान चलो मैं गुब्बारा ले रहा हूँ, 2 लीटर्स गुब्बारा, 2 लीटर का एक बलून ले रहे हैं। 2 लीटर के बलून को भरने के लिए कितनी हमको एयर उसको देनी पड़ेगी? तो आप एक गुब्बारे को भरने के लिए कम से कम कितने बार ब्रेथ करते हैं? 4 से 5 बार करते हैं। मैंने फिर सांस खींची, फिर सांस भरी, फिर खींची, फिर सांस भरी, फिर खींची, फिर सांस भरी, फिर सांस ली, फिर भरी, ऐसे ही 4 से 5 बार करते हैं। मैं 4 मान के चलता हूँ। तो 2 लीटर के गुब्बारे में 4 बार ब्रेथ करी, तो एक ब्रेथ में कितना लीटर आया? 0.5 लीटर तो ही आया। ये यूनिटरी मेथड हो गया। तो वही चीज़ लिखिए कि एक ब्रेथ में 0.5 लीटर्स आया, तो टोटली 20,000 ब्रीथ में कितने लीटर्स बनेगी हवा? तो उसका वॉल्यूम निकाल रहे। तो इसमें क्या है? रिजल्टेंट में मैं टोटली में 20,000 गुणित 0.5 कर दूंगा, जिससे ये आंसर आ जाएगा क्या? 10,000 लीटर्स ऑफ एयर पर डे, यानी कि आप एक दिन में 10,000 लीटर एयर को लेते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है। अब देखो, एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस है आपके लिए। वो क्या है कि एस्टिमेट हाउ मैनी हावर्स अ स्टूडेंट यूज अ मोबाइल फोन इन 1 ईयर। अब क्या पूछा गया है? सोचो, आप लोग सोचो कि आप एक साल में कितने घंटे मोबाइल चला लेते होंगे, कितने घंटे मोबाइल चला लेते होंगे? सोचो। पहला चैप्टर माइंड को क्यूरियस बनाने के लिए, कि थिंकिंग कर सकें, क्योंकि आप जो मिडिल स्टेज साइंस और सेकेंडरी साइंस थी उसमें क्या डिफरेंस था आखिर, उस चीज को समझ सकें। तो वही चीज है क्वेश्चन कि हाउ मेनी हावर्स स्टूडेंट यूजेज मोबाइल फोन इन 1 ईयर। एक साल में एक स्टूडेंट कितना मोबाइल फोन यूज करता है, कितने घंटे मोबाइल चलाता है। तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ। सबसे पहले अज्यूम करूँ, अज्यूम कि एक स्टूडेंट एक दिन में कितना मोबाइल चलाता है। तो 1 स्टूडेंट पर डे कितना, मैं मान के चलता हूँ 5 घंटे मोबाइल चलाता है। कुछ वो लेक्चर्स वगैरह देखता होगा, अभी आप लेक्चर्स देख रहे होंगे, और वो कुछ वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे चलाता होगा। ठीक है। तो मैं 5 घंटे अप्रोक्सीमेटली एवरेज टाइम मान के चलता हूँ। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू मान के चलता हूँ मैं। ठीक है, कोई मान नहीं मैंने वैल्यू, 5 आवर। अब एक साल में कितने दिन? 1 ईयर, दैट इम्प्लाइज 365 डेज। एक साल में 365, लीप ईयर मानते 366। ठीक है। अब 1 स्टूडेंट स्पेंट मोबाइल आवर, कैसे, कितने टाइम वो स्पेंड करता है पूरे साल में? तो क्या बोलते हैं कि 365 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वैल्यू आएगी हमारी? ये हमारी वैल्यू आएगी कि आप एक स्टूडेंट एक साल में कितना टाइम मोबाइल देखता है। तो वही चीज़ हो गई।
अब आप मैंने तो ये 5 घंटे माने, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 6 घंटे, 7 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, कितना भी, 4 घंटे। तो अगर 365 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, इसकी जो ओवरऑल 1 ईयर में वैल्यू थी मोबाइल चलाने की आवर थे, तो वो काउंटिंग आवर निकल आएंगे। ठीक है, अगर ये मैं यही चीज़ बोलता कि हाउ मच मिल्क अ फैमिली ऑफ 4 कंज्यूम्स इन 1 मंथ, यानी कि एक महीने में एक फैमिली के 4 सदस्य लोग हैं, वो कितना दूध पी जाते होंगे। अब मुझे क्या पता, तो सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा, एक एवरेज वैल्यू मान के चलूंगा। सबसे पहले अज्यूम करो, अज्यूम क्या करूंगा, मैंने एक एवरेज वैल्यू मानी कि 500 ml पर डे पर पर्सन, यानी कि 500 ml पर डे पर पर्सन को चाहिए दूध। ठीक है, अब उसमें नंबर ऑफ टोटल मिल्क, टोटल मिल्क कितना होगा, टोटल मिल्क होगा कितना, 500 गुणते 4, क्योंकि 4 सदस्य हैं उस घर में। टोटल मिल्क कितना होगा, 500 गुणते 4, तो टोटल हो जाए कितना, 2 लीटर। 2 लीटर यानी कि 2000 ml, 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर, और 2000 ml इज इक्वल्स टू 2 लीटर। अब उन्होंने कितना पूछा है, अब उन्होंने पूछा है कि एक महीने तक वो दूध कितना पियेंगे, एक महीने का 1 मंथ, 1 मंथ में कितना होगा, एक दिन 30 इंटू 2 लीटर, दैट इम्प्लाइज 60 लीटर पर मंथ, यानी कि एक महीने में 60 लीटर दूध को पी जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एवरेज वैल्यू को अज्यूम मान के चला, फिर मैंने यूनिटरी मेथड लगा कर इस पूरे की अजम्पशन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर देखा जाए तो एक पॉस एंड पाउंडर था, पॉस एंड पाउंडर में आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब अ वन सिचुएशन वेयर एन अप्रोक्सीमेट आंसर इज गुड इनफ एंड वन वेयर यू विड नीड वेरी एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि ये बोला गया कि आप कब तक किसी चीज को अप्रोक्सीमेट चीज पर लेंगे, कहाँ पे इस चीज की लिमिट कंप्लीट होती है, कहाँ पे ये लिमिट है, यहाँ कहाँ तक इसकी लिमिट है, कहाँ पे, तो उसी को देखो कि एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो कहाँ कहाँ हम एग्जैक्ट वैल्यू का यूज करते हैं, कब हम एग्जैक्ट वैल्यू लगाएं, कब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगाएं, जहाँ पे हमारी एरर्स ना आए, गलतियां ना हो। एडमिनिस्टर मेडिसिन, जैसे कि कोई डॉक्टर वगैरह है तो उनको एक एग्जैक्ट वैल्यू ही लगानी पड़ेगी। अगर इसको हमको 10 ml ये ड्रॉप देनी है तो 10 ही ml ड्रॉप देनी, 10 ml सिरप को पीना है तो 10 ml ही पीना है, पूरी बोतल नहीं उसकी। तो मेडिसिन के एरिया में या मेडिसिन के फील्ड में इस चीज़ की नीड एग्जैक्ट, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू रखनी होती है उस चीज़ की। अब एरोप्लेन में फ्यूल, इस एरोप्लेन में 22,300 किलो फ्यूल ही आएगा, तो मैं उसमें 22,300 किलो फ्यूल ही रखना पड़ेगा, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, और मैपिंग सैटेलाइट ऑर्बिट्स, जो हमारे सैटेलाइट ऑर्बिट्स हैं उस चीज़ की मैपिंग के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू को ही रखना पड़ेगा। और कब कब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखते हैं, जैसे कि हम कपड़े कहीं पैकिंग जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए कपड़े पैक कर रहे हैं, तो मुझे क्या पता मैं कितने कपड़े रखूं, तो मैं अप्रॉक्सीमेट मान सकता हूं कि मैं 6-7 जोड़ी कपड़े रख लूँ, मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूं, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं जा रहा हूँ, मान सकते। कोई भी अगर कंडीशन आए वहाँ पे, अगर देखो एस्टिमेटिंग फूड फॉर अ पार्टी, एक पार्टी में हमें कई लोगों को बुलाना है तो उसमें हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान चलते हैं कि इतने लोग आ रहे हैं तो हम इतने लोगों का खाना करते हैं। जैसे 250-300 लोग आ रहे हैं तो हम 350 लोगों का एक्स्ट्रा करके खाना करते हैं। अब कैलकुलेशन वॉकिंग टाइम टू स्कूल, यानी कि आप घर से स्कूल आ रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं, उसके लिए टाइम को हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान के कि मुझे 30 मिनट टू 35 मिनट्स लग जाते हैं हमारे स्कूल से घर आने के लिए। तो यहाँ आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखिए और यहाँ पे आप एग्जैक्ट वैल्यू रखिए उस चीज़ की। कब आपको एग्जैक्ट वैल्यू रखना है,
जब कोई बड़ी चीज़ जैसे कि मेडिसिन के एरिया में, मेडिसिन के फील्ड में, और एयरप्लेन फ्यूल में, और ऑर्बिट्स वगैरह में। लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि आपको बताया कोई पार्टी फूड हो गया, और क्लॉथ्स पैकिंग हो गए, और वॉकिंग एरिया, मतलब वॉकिंग में जो टाइम लग रहा है, टाइम डिफरेंस है, आप बता सकते हैं मुझे इतना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक पहुँच गए लेकिन वहाँ नहीं है। अप्रोक्सीमेटली का ये मतलब है कि यहाँ तक पहुँच गए लेकिन यहाँ नहीं है, उससे थोड़ा पीछे हैं। ठीक है। अब ये है कि चेकिंग वायरल क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया इन ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग एन एक्सिपिक्स। मतलब कि जो सूर्य ग्रहण वगैरह होते हैं उसमें वो लोग बोलते हैं कि इसको खा जा रहा है, कोई खाने आ रहा है, राहु केतु वगैरह खाने आ रहे हैं। तो क्या ये ऐसा होता है? साइंटिफिक चीज क्या है इसके लिए? जो सोलर देखो, इसके लिए साइंटिफिक ये मिथ है, और जो आपका फैक्ट क्या है। आप लोग सोचते हैं कि वायरल कैम में जो सोशल मीडिया पर वायरल चीज चल रही है उसमें क्या सोचते हैं कि इसको कोई चीज खा रही है, अपने सूरज को कोई चीज खा रही है। लेकिन ये एक प्रकार का क्या है, फिजिकली चेंज है। क्योंकि जो मून, ये क्या है, ये मानो ये मून है, नहीं ये अर्थ है, और ये हमारे क्या है, ये अर्थ है, और ये सन हो गया। तो इस अर्थ और सन के बीच में एक क्या आता है, मून आता है, जिसकी वजह से सन की जो लाइट होती है, सनलाइट, वो अर्थ पर नहीं पड़ती। तो हमें लगता है कि सन काला काला दिख जाता है, जो हम सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं, और लोग बोलते हैं उसको राहु खाने आता है, उसको राहु केतु वगैरह। ठीक है। तो नो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सपोर्ट दिस, यानी कि आप सोचते हैं कि मैं रास्ते जा रहा, लेकिन सूर्य ग्रहण उस समय ये बोला जाता है उसको अपनी आंखों से नहीं देखना, लेकिन रास्ते से जा रहे हैं उसमें कोई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं होता है। ठीक है। और टेम्परेचर ड्रॉप, शैडो इफेक्ट, इस चीज को भी देखो। तो ये एक प्रकार का क्या है, मिथ है, मिथ। तो अब कॉमनली करिकुलम है, ये करिकुलम कॉमनली करिकुलम है जो लोग क्लेम कर रहे हैं। ये जैसे आपको दिखाया गया है, ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो इस चीज को देखो। ऐसे ही रेडी टू बियॉन्ड हाउ डज अ मार्क्स रियली, ये चीज आपके लिए पढ़ने के लिए दे जा रही है। HW समझो इसको। ठीक है। इसके लिए पूरी चीज भी लिखी गई, इसको समझो, और क्या क्या इसमें चीजें लगी गई हैं। तो एक चीज के लिए चार चीजें का इस्तेमाल है, पूरी साइंस का इस्तेमाल हो। जैसे कि ये मार्क्स का काम था, मार्क्स में फिजिक्स भी लगी, केमिस्ट्री भी लगी, बायोलॉजी भी लगी, मैथ भी लगी। मार्क्स बनाने में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ सभी का इस्तेमाल हुआ। ये जो कोविड के वगैरह में मार्क्स चलते थे उसको बनाने में। ऐसे ही एक पॉस एंड पाउंडर, एक ये भी होमवर्क है। उसके बाद पॉस एंड पाउंडर का वही है, ये मोबाइल के लिए। मोबाइल बनाने में क्या होता है, फिजिक्स भी काम आती है। क्योंकि देखो, मोबाइल की जो डिस्प्ले होती है, जो उसमें डिस्प्ले चलती है, इसमें लाइट वगैरह दिखाई देती है, स्क्रीन, उसमें EM वेव का इस्तेमाल होता है, और स्क्रीन ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या काम करती है मोबाइल के अंदर, केमिस्ट्री काम करती है, क्या बोलते कि बैटरी में जो हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें हमारी केमिस्ट्री काम करती है, ग्लास मेकअप में। और हमारे अर्थ साइंस किस में काम करती है, जो चिप वगैरह होती है, मेटल फॉर चिप, उसमें अर्थ साइंस काम करती है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यानी कि जो अपने आसपास ही देखो, आसपास देखो और निहारो आसपास कि क्या क्या देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ काम आ रही है। हमारी फिजिक्स की काम लग रही है, और केमिस्ट्री भी लग रही है, बायो भी लग रही है क्या क्या लग रही है आखिर। ठीक है। तो ऐसी ही साइंटिफिक थिंकिंग बनाओ। अब तो एक्सप्लोरेशन की लूप आखिर क्या है, एक्सप्लोरेशन की लूप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है सबसे पहले आपको करना है
सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंप्लीफाइंग चीज देखनी है। ये आपकी पूरी, जैसे मैंने बताया था कि आप पुराने मॉडल को देखिए, पुराने मॉडल के बाद क्या बोलते हैं कि अपने उस चीज को देखिए, वेरिएबल चीज डाटा को डालिए, डाटा को चेंज करने के बाद उसमें, क्योंकि एक्यूरेट एविडेंस के मुताबिक हम चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं, टेस्ट करिए कि वो हाँ वो सही है कि नहीं, अपने पुराने वाले से मैच करिए डाटा को। अगर वो सही, टेक दिस साइंटिफिक थिंकिंग, लेकिन अगर वो फेल हो जाती है तो वहीं से स्टार्ट करूंगा, फिर से मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। जैसे आप 21 डेज का चैलेंज लेते हैं, डे 1 मैंने काम किया, डे 2 मैंने काम किया, डे 3 मैंने काम किया, अब मैं अगर डे 4 पर मैंने कोई चीज को ब्रेक कर दिया तो मैं वापस डे 1 पे जाऊंगा। जब तक मैं पूरा अपना 21 डेज का कंप्लीट नहीं कर लूंगा तब तक मैं डे 1 पर ही जाता रहूंगा। जैसे ही मेरा 21 डेज का टारगेट कंप्लीट होगा, मेरा बस वी विल राइट अ वे, हम सही रास्ते पर थे। ठीक है, तो आपके जो इस पूरी पर्टिकुलर क्लास का नोट्स है वो आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो आपको ये टेलीग्राम दिख रहा है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे, क्लास 9 का टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू। ये चैप्टर देखो, ये चैप्टर तो अब खत्म हो गया। अब क्या होगा, आप समझो, इस चैप्टर के बाद आपका सेकंड चैप्टर सेल है, उस सेल चैप्टर को पढ़ाएंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल चैप्टर सेल, सारे के सारे आपकी पूरी एक्सप्लोरेशन जो बुक है सभी के सभी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब इसके नोट्स तो मैंने बता दिया आपको। तो नेक्स्ट अल्टरनेटिंग डेज में आपकी ये क्लास आ रही है, तो कल नहीं परसों, परसों आपकी सेल की फर्स्ट क्लास आएगी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।